बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं पावर रेडियो एफएम 99 के, और अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स जो कि हमें सुन रहे हैं इस वक्त लाइव पावर रेडियो एफएम 99 के ऊपर। आप लोग जानते हैं कि हर बुध की शाम 4 से लेकर 5 बजे तक हम आप लोगों के साथ मौजूद रहते हैं, और आसिफ कंसल्टिंग फर्म जो कि आप तमाम तर लोगों की रहनुमाई करती है। अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं किसी भी डोमेन में, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, इमिग्रेशन वीज़ा हो, वर्क परमिट्स हो, उसके ऊपर बात की जाती है ताकि आपको किसी भी किस्म के जो स्कैम है जो मुमकिन तौर पर आपके साथ हो सकता है उससे भी बचाया जाए, और आपको घर बैठे जो है वो कंसल्टेशन क्या होती है, किस तरह से आप तमाम तर मरहले तय कर सकते हैं, वो भी बताया जाए। तो इस सिलसिले की जो कड़ी है उसकी ये चौथी कड़ी लिए आज हम आपके साथ मौजूद हैं। टुडे इज़ द 4th एपिसोड ऑफ दिस प्रोग्राम, और हमेशा की तरह वी फील सो एस्थेटिक एंड अमेजिंग टू हैव आसिफ साहब इज़ इन द स्टूडियो। आसिफ साहब CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आसिफ कंसल्टिंग के। हमेशा हमारे सवालों के बड़े डिटेल्स जवाब देते हैं, रहनुमाई फरमाते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर गुड टू हैव यू वंस अगेन। सर आज मैं चाहूँगा कि हम हर जो वीज़ा है, हर जो कह लीजिए कि डोमेन है, उसको हम ब्रीफली टच करते जाएं। अगर किसी ने प्रीवियस प्रोग्राम मिस भी कर दिए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा और जी उनकी बिल्कुल। रहनुमाई भी हो जाएगी। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे सर, वर्क परमिट से, इमिग्रेशन से, या स्टडी वीज़ा से? या सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे अपनी आर्म फोर्सेस को। बिल्कुल। लास्ट टाइम तो हम लोग खुद मेंटली तौर पर बड़े फंसे हुए थे कि क्या ऐसे बनेगा क्या नहीं ट्रू बनेगा। ट्रू। तो सल्यूट और आर्म फोर्सेस जो भी हैं, जिस भी महकमे में हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा सर दोबारा जो है ना फ़ख्र से बुलंद किया है। इंडीड। सो इंशाल्लाह अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। मैं लास्ट टाइम कुछ स्टडी वीज़ा, पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें मेरी लास्ट टाइम की रह गई थी। ठीक है। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर। ठीक है। एंड उसके बाद यह है कि इस दफ़ा मैं आपको सवाल करने का मौका नहीं दूंगा, ओह। कम दूंगा, बल्कि मैं आपसे कहूँगा कि अब आप कुछ चीज़ माइंड में आ रही है तो एज अ लेमैन आप मुझसे पूछें। बस ठीक हो गया सर। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। देखें, एक तो अभी रिसेंटली मैं यूके की बहुत बड़ी एक पॉलिसी आई है। एक तो उन्होंने जो वर्क परमिट्स जहाँ से लोग लेके गए थे, जो कि मैं आपको पहले भी 2 दफ़ा शो में कह चुका था कि यूके इज़ नॉट द राइट डेस्टिनेशन फॉर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। जब तक कि आपका कोई बहन भाई वहाँ पे सिटीज़न नहीं है या ऐसा कोई आपके पास सोर्स नहीं है, तो यूके ने अपना जो है वो वर्क परमिट की ड्यूरेशन, जो कि 5 इयर्स के बाद वो आपको पासपोर्ट वाली साइड पे या इमिग्रेशन वाली साइड पे ले जाते थे, उन्होंने बढ़ा के 10 साल कर दी है। और सेकेंडली उन्होंने ये कहा है कि अब जितना भी वीज़ाज़ लगेगा फ्रॉम द मिड ऑफ जुलाई, अब हम आपको ऑस्ट्रेलिया की तरह से वीज़ा इशू करेंगे। आप जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स, बायोमेट्रिक्स और पासपोर्ट वगैरह स्कैन करवा के ऑन द सेम टाइम आप जो है अपने पासपोर्ट वगैरह वापस ले आएंगे, और जो आपका वीज़ा होगा वो आपको ईमेल आ जाएगी कि यू गॉट द वीज़ा। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में आता है, ऑस्ट्रेलिया में तमाम वीज़ाज़ वीज़ाज़ होते हैं, कोई भी स्टिकर पेस्ट नहीं होता। तो ये आगे यूरोप में भी आप देखेंगे, यूरोप भी अब सारा जितना भी क्योंकि यूरोप ज़्यादातर यूके को फॉलो कर रहा होता है, तो जिस तरह उन्होंने हर चीज़ ऑनलाइन कर दी थी यूके वालों ने, तो अब यूरोप भी उसी साइड पे जाएगा। और नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि ये सब यूरोपियन भी ज़्यादातर वीज़ाज़ की तरफ जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है, लोगों की जो जेन्युइन उनको बंदा चाहिए होता है, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जेन्युइन वर्क परमिट होल्डर है, तो उसको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। यहाँ पे दरमियान में जो थर्ड पार्टीज़ हमारे मुल्क में बैठी हैं, जो डिफरेंट कलेक्शन सेंटर्स हैं, तो वो ब्लैकमेल करते हैं, वो सारी अपॉइंटमेंट्स आपको बुक शो करवा देंगे। अब मैं आप यकीन करें, हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि यार हम इटली की अपॉइंटमेंट चाहिए। मैंने कहा अच्छा यार, ये कंसर्न पर्सन आप इससे बात कर लो। सो हम तो खुद तो करते नहीं हैं। वो करते करते एक एक बंदे की 7.5 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट है, वीज़ा लगे या ना लगे। इट्स अ विजिटर वीज़ा किस हो कि वो कोई इस किस्म की उनकी थी, मुझे तो उसकी कैटेगरी भी याद नहीं है। तो सिर्फ आपको एम्बेसी में एंटर होने के लिए इतने पैसे देंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो एक ब्लैक मेलिंग है लोगों के लिए। तो वो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने की खातिर अब वो ये है कि ज़्यादातर चीज़ों को वीज़ाज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। अब स्कैन करें, में भेजें डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है वीज़ाज़ इन चीज़ों के अंदर। इवन कि अब अगर आप जो बच्चे, अब ये मैं स्टूडेंट वीज़ा की तरफ दोबारा आता हूँ, जो SOPs कहते थे कंसल्टेंट से कि आप ही लिख दें, आप ही ये करें, हमारे पास नॉर्मली आता है लोग जी, आप किस बात के कंसल्टेंट, हमारी SOP नहीं लिख सकते। भाई हम तो लिख देंगे। अब AI के अंदर वही अब मैं हूँ ना, मैं एक चीज़ को 2 दफ़ा डिफरेंट तरह से लिख सकता हूँ, 4 दफ़ा लिख लूँगा, 6 दफ़ा, 7वीं दफ़ा तो मैं पकड़ा जाऊँगा ना।
तो अब एआई क्या कर रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जितने भी आप कंसल्टेंट्स हैं उनका बार बार वही कॉपी पेस्ट करके चेंज हो रही हैं एसओपीज, तो आपकी पकड़ लेंगे और आपको रिजेक्ट कर देंगे आपका वीज़ा। मतलब कि अगर आप 2018 में भी आपने कोई फेक काम किया हुआ था, वो आज की डेट में पकड़ा गया तो पकड़ा गया तो पकड़ा गया। आप बिल्कुल ठीक है, वो आपका इस चीज़ को वो मलूज़े खत्ते नहीं लाएंगे और उड़ा देंगे केस आपका। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, साथ साथ डेफिनेटली आप हमें ब्रीफ भी करते जाइएगा, और आपने जैसे आज अनायत फरमाई है कि एज अ ले मैन भी मैं क्वेश्चंस आपसे करता रहूँ, तो सर एज अ ले मैन मेरा एक सवाल है, ये हमने वीज़ा से हट के भी देखा, इवन अगर हम पासपोर्ट बनाने भी जाएँ तो हम जब वो फिलअप करने वाला फॉर्म होता है तो हम वो बाकायदा उसको 500 रुपये देते हैं कि तुम ही भर दो इसको, मतलब हमने अपना नाम लिखना होता है, अपनी चीज़ें लिखनी होती है, फिर भी हम कहते हैं तुम ही भर दो इसको। जैसे आप एसओपीज़ का भी अभी जिक्र करें, तो ये इतना डर क्यों होता है? मतलब गलत हो जाए तो रिजेक्ट हो जाता है, या जो क्लाइंट है वो ये क्यों चाहता है कि आप ही कर दें इसको? इसमें ना मैं किसी हद तक कसूरवार हमारे इंस्टीट्यूट्स को कहूँगा कि उन्होंने बच्चों को कहा बस ये असाइनमेंट कर दो, ये पोजीशन ले लो, वो ले लो। मैं एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, बस ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं जिन्होंने हमारे साथ सीख फंसाए होते हैं, सर ये नहीं इस तरह करना है, इस यूनिवर्सिटी में करना है, ये प्रोग्राम है। उन बच्चों के साथ या ऐसे लोग जो हमारे पास वर्क परमिट्स या इमिग्रेशन में, तो मज़ा आता है उनसे बात करने का, क्योंकि वो एक्चुअल में जानते हैं। अदरवाइज तो लोगों यार ये पैसे पढ़ो तो वीज़ा ला दो, यार मेरे पास कोई वीज़ा नहीं। किसी कंसल्टेंट के ड्रामे में पास वीज़े होते तो यकीन करो कि मैं सबसे पहले अपने पूरे ख़ानदान को भेज देता बाहर। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा वीज़ा किसी के पास कोई भी नहीं पड़ा, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यू हैव टू फुलफिल दैट। इवन कि मैं दोबारा आपकी बात की तरफ आऊँगा, अगर अब हम यूरोप में भी अब आपके वर्क परमिट्स करवाते हैं, तो आपके जो कंपनीज हैं, रिक्रूटर्स हैं, वो पहले कहते हैं कि हमें वीडियोज़ बना के दो, क्या आया इस बंदे को ये काम आता है या नहीं आता, तो तब जाके वो आपका इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं या आपको आगे लेके चलते हैं। अब ये फॉर्म्स वगैरह, ये लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। मतलब आप अभी सड़क पे खड़े हो ना, आपकी गाड़ी साथ कोई चीज़ टच हो जाए तो यकीन करे कि पूरा शहर देखेगा मैंने ऐसी की तैसी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट लोगों में आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं है कि वो सामने आके बात कर सकें। आपने नाम गलत लिख दोगे ना, तो क्या गोली थोड़ी मार देता है भाई, जान थोड़ी ले लेगा आपकी, तो आप उसको दोबारा कर लोगे। एसओपी आपने बैचलर्स डिग्री करने जा रहे हो, आपने 6 बैंड्स ऑफ आइल्स में लिए हैं, पीटी लिए हैं, तो यार आपको हम बता रहे हैं तो उसको लिखो। टाइप करना है कुछ भी, आप सारा दिन चैटिंग करने में तो यकीन करो कि बच्चों की उंगलियों के ऊपर सारे बटन दब गए अब तो। ठीक है, तो वो लेकिन वो इधर से लिखने में उनको इश्यूज होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनकी जो बहुत बड़ी अब रीजंस बनेंगी नियर फ्यूचर में कि आपको वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना। ऑस्ट्रेलिया में अब जैसे स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया में जो फ्रेश स्टूडेंट है जिसकी एसओपी इससे पहले, अब आप भी आईटी पढ़ने जा रहे हो, मैं भी आईटी पढ़ने जा रहा हूँ, तो अब मेरा हम दोनों का जो एसओपी लिख रहा है एक ही कॉलेज यूनिवर्सिटी की लिख रहा है, तो कितना को फ़र्क डालेगा। आप इस चीज़ को किस तरह लेते हो वो एक टोटली डिफरेंट है, मैं किस तरह लेता हूँ वो टोटली डिफरेंट है। तो हम लोगों ने वो आइडियाज़, वो चीज़ें लिखेंगे या ऐसी चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, तो अब हमारे पास लोग आते हैं जब इमिग्रेशन का ना, नॉर्मली जब हम एक्सपीरियंस लेटर दे दें, मतलब हम कहते हैं यार आप फॉर एग्जाम्पल आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, यू विल पे अस, देन वी विल सी व्हाट वी हैव टू डू विद योर केस। अब लेटर का फॉर्मेट भेज दें, अगर फॉर्मेट भेजना है तो आप गूगल से भी ले सकते हो यार, आप चैट जीपीटी पे लिख दो, भाई यू आर अ इंडिविजुअल पर्सन, तुम एक अलग कंपनी में हो, तुम्हारी एक अलग डिग्री है, तुम्हारा बैकग्राउंड अलग है। अब जो दुनिया में डेवलपर प्रोग्रामर है, फॉर एग्जांपल हम इस रेडियो की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, इसका भी जो पीछे सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो भी है, तो बनाया तो आईटी डेवलपर प्रोग्राम बने, लेकिन उसने इसको मद्देनजर रख के बनाया है जी। अब उसमें वो लिख दे कि मैं क्लाइंट से डेटा लेता हूँ, ये करता हूँ, तो वो तो आपका फौरन पकड़ा जाएगा। वो सॉफ्टवेयर हाउस की जेडीज हैं, लिख उसने रेडियो स्टेशन के वाले से दिए हैं। तो ऐसी वो तमाम चीज़ें जो हैं ये अब आगे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी हमारे इन तमाम चीज़ों के ऊपर कि अब आगे हमें वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें केस अप्रूव होगा नहीं होगा। बीइंग अ लेमैन हमें कॉन्फिडेंस से बात करनी चाहिए। आप मेरे पास आते हो, आपको ये कभी भी नहीं कहना चाहिए भाई ये वीज़ा आपके पास है, ये है, वो है। जैसे कि मैं बल्कि आज की स्टोरी आपको सुना देता हूँ। मेरे पास एक पर्सन आया, वो कहते हैं जी हमारे बेटे को आप यूरोप भेजें, तो उसको ना कोई शॉप वाला काम दे दें, उसको कोई कंप्यूटर वाला काम दे दें, कोई सेल परचेज़ की डेटा एंट्री वाला दे दें। मैंने कहा 27-28 कंट्रीज़ हैं शेंजन के अंदर में, यूरोप में तो ज़्यादा आ जाते हैं, शेंजन में हर एक की सिवाय माल्टा के अलावा तकरीबन हर एक की लैंग्वेज डिफरेंट है। मैं आपके बेटे को कहाँ ऐसी जगह पे भेजूँ कि उसे डेटा एंट्री करता रहे, ना उसको बोलना आता है, ना उसको लिखना आएगी, ना वो पढ़नी आएगी लैंग्वेज, ना वो समझ सकेगा। तो मैं नहीं, आपके बेटे को सिवाय एक लेबर जॉब के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं
कि अगर आप किसी भी कंट्री को जा रहे हो तो उसके बारे में तो पहले सर्च कर लो। फिर ये हम जैसे लोग फिर फंस जाते हैं हमारे जैसे लोगों के पास ही, जी अब पैसे न पोते काम ते साडा करा दो। अब वो सब्ज़ बाग दिखाएंगे कि यार आपका तो वर्क परमिट हो जाएगा, बड़ी आसान नौकरी है, बैठना है आपको, महीने का 15-20 लाख आ जाएगा, तीसरे महीने आपके बेटे का वहाँ वलीमा है, हो सके तो पहुँच जाइएगा। तो यार दिस इज़ नॉट ट्रू यार, इट इज़ अ वेरी हार्ड जॉब टू डू। आप लिटरली यू कांट इमेजिन कि यार हमारा काम इतना टफ काम होता है। लोग समझ आप हमें तो फॉर एग्जाम्पल आप हमें कहते हो कि यार आसिफ साहब ये हमने फलां कंट्री जाना है जी, हम कहेंगे यार इसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी। यार इसमें हमें बिल्कुल आप कहो ना कि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग मिलता है, चूँकि आगे कंपनीज हैं, रिक्रूटर्स हैं, वेरिफिकेशंस होनी है, आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें मिला के होती हैं। आप लोग यहाँ पे बाहर दूसरा का हमें ये होती है लग्जमबर्ग का वर्क परमिट है या भाई नहीं है, वो जी फलां बंदा 20 लाख का दे रहा है। मैंने कहा देखो एक किस चीज़ का सर? लग्जमबर्ग ये क्या ज़रा थोड़ा सा ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें देखा जाता है कि दुनिया की सबसे अमीर तरीन कंट्री अपनी आबादी के हवाले से कौन सी है। ठीक है, लोग वो लिखा जाएगा आपका गूगल आंसर के लग्जमबर्ग आएगा। लग्जमबर्ग शेंजन कंट्री है, ठीक है। उसकी एवरेज पॉपुलेशन की जो इनकम है बहुत ज़्यादा है, वो टूरिस्ट पॉइंट है, और जैसे कि आप जानते हो सारे यूरोपियन उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड कर लें कि बाहर का पैसा, तो इन चीज़ों के ऊपर ठीक है। अब वो धोखा क्या किया जाता है लोगों के साथ, रोमानिया भेज दिया, किसी और कंट्री भेज दिया, अच्छा वहाँ से उनको कहा जी अब आपको लग्जमबर्ग का मिलेगा, वीज़ा तो सेम है, यू डोंट नीड अनदर वीज़ा फॉर दैट कंट्री। किसी और कंट्री में भेज के उस कंट्री में इन करा दिया, अब आप जी बैठ जाए जिधर देखें जो होगा देखा जाएगा। सो आपको राइट पाथ चूज़ करना चाहिए आपका। आप इस चीज़ को माइंड से निकाल दो। अगर आपने पैसे तो आप लूट लेने हैं तो फिर किसी को लूट लो, कमाने हैं तो ठीक है, और भी लोग कमा ही रहे हैं ना। चोर के पास भी तो एक रीज़न है कि वो चोरी क्यों करे, घर में खाने को कुछ नहीं है, वो किसी का डाका डालेगा, बैंक लूटेगा, कुछ नहीं। आपने ये देखना है कि हमने अपना फ्यूचर सिक्योर कैसे करना है। आप एक कंट्री में जा रहे हो, ये बिल्कुल उसने वहाँ पे कोई अपने मिनिस्टर नहीं लगना, कोई अपने साहब नहीं लग जाना क्या बैठे हो महीने के महीने आपको इतनी लाखों तनख्वाह आ जाएगी। यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, फॉलो देयर वे, टैक्सेस पे करो, अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करो, अच्छी जॉब्स की तरफ वहाँ पे जाओ, नेटिव लैंग्वेज सीखो, अपने आप को अच्छी जॉब की तरफ लेके आओ, अपनी स्किल्स वहाँ पे डेमोस्ट्रेट करो, और फिर अपना वहाँ पे जो लीगली आप वहाँ पे टाइम गुजार के अपनी PR लो और पासपोर्ट लो। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जो होगा वो आपका फ्यूचर बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको जाते साथ शायद मैं कोई 25-30 हज़ार जो है यूरोज़ की तनख्वाह लगवा दूं, और अगर इतनी तनख्वाह लगती हो तो फिर हम यहाँ पे कारोबार बंद कर खुद ना उधर चले जाएं। बड़ी जेन्युइन सी बात है यार। अगर मुझे एक बंदा कहे कि जी 8,000 यूरो आपकी तनख्वाह पे मैं आपको बाहर भेजता हूँ, तो यार खुद क्यों नहीं जाता? दिमाग ख़राब, उसका 25 लाख तो तनख्वाह है उसकी। काम आप ये एक बड़ी सोचने की चीज़ें हैं सर। हम लोग अब ऑस्ट्रेलियन वर्क परमिट्स करते हैं, तो यार मैंने सबसे पहले अपने क्लाइंट्स का किया, साथ में अपनी मिसेस का भी डाल दिया। यार मैं खुद क्यों ना वो अपॉर्चुनिटी से अवेल करूं। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब अब मैं एक गली के कोने में बैठा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं कह रहा हूँ कैनेडियन गवर्नमेंट मेरे साथ मेरी तरह से चलती है जैसे मैं सोचता हूँ, तो यार ये बड़ी फिर या तो आप बेवकूफ़ हैं या फिर मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा लिसनर्स एंड व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी और मोबाइल पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कोई भी सवाल है तो सर यहाँ पे मौजूद हैं 0311 850 6545 0311 850 6545, ये राब्ते का नंबर है, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि आप सुन रहे हैं कि सर बहुत ही बेबाकी के साथ और बहुत ही लाइटर मूड में वो तमाम तर मामलात समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और बड़ा मुश्किल होता है कि आप जिस इंडस्ट्री से ख़ुद ताल्लुक़ रखते हों उसी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो है आप इतनी बेबाकी के साथ गुफ्तगू करें। और ये शो करता है कि जो आसिफ कंसल्टिंग है, दे आर हेयर टू सर्व यू नॉट टू लूट यू। सो मूविंग फॉरवर्ड सर, एक और एज अ लेमैन क्वेश्चन है मेरे माइंड में, वो ये है कि ज़ाहिर है आप चूँकि इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका एक वसी एक्सपीरियंस भी है इसके ऊपर। सर अब पहली मुलाकात में तो नहीं पता चलेगा ना कि किसी के साथ भी ये आपके साथ स्कैम कर रहा है या ऑनेस्ट है। तो जब भी एज अ लेमैन एज क्लाइंट आप जाते हैं किसी भी कंसल्टेशन फर्म में, तो कोई एक दो चीज़ें मतलब जिसको नोटिस करना चाहिए जिससे आपको इशारा हो सके कि भाई ये स्कैम कर रहा है, वो क्या होंगी जो मुमकिन तौर पर ज़्यादातर पाई जाती हैं? जिशान, नॉर्मली हमारा बिज़नेस जो है ना, मार्केटिंग तो हमारी होती ही होती है हमारे बिज़नेस के अंदर, और साथ में रेफरेंस भी बहुत चल रहा होता है। अच्छा, जो जेन्युइनली काम कर रहे होंगे ना, वो मोस्टली दे आर डिपेंडिंग अपॉन देयर रेफरेंसेस।
उन्होंने केसेस किए होते हैं, बाहर जाते हैं। मैं आपको वैसे अपनी कहानी सुना देता हूँ। व्हेन आई वाज डूइंग अ जॉब एंड देन कुछ इश्यूज के बाद आई हैव टू स्टार्ट माय ओन वर्क। तो ना मैं उस टाइम मैंने कहा कि आई विल चार्ज 150,000 रुपीज़ फॉर अ होल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ। आई विल चार्ज 50 एडवांस, 50 ऑन सेकंड स्टेप एंड 50 ऑन थर्ड स्टेप। तो यार मुझे ना दे वर टेलीकॉम इंजीनियर्स थे। वन ऑफ देम वाज इन यूफोन एंड टेलीनॉर एंड एक जैज़ में था। तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे नहीं, अभी एक इधर है, 2 बाहर चले गए कि परस्यू नहीं किया था उस टाइम। और उन्होंने मुझे कहा कि यार आसिफ, हम तुम पे कैसे बिलीव करके तुम्हें पैसे दे देना। पहले तुम एक इदारे में बैठे थे, तो चलो हम तुम्हें नहीं, तुम्हारे इदारे को देख लेते हैं, ठीक है। तो तुमने अब ठीक है, तुमने दफ्तर तो स्टार्ट किया, आज तुम्हारा फर्स्ट डे दफ्तर क्या ना हो, वो देवर मैं फर्स्ट डे पे मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे। तो हम आगे क्या करें ना, तुम्हें कैसे पैसे दें। यार उन 3 बंदों ने, जो कि मुझे 1.5 लाख एडवांस दे के जाना था, दे पेड मी 50,000। क्या यार, वी डोंट बिलीव ऑन यू कि आपको काम आता है कि नहीं आता। ठीक है, उनकी असेसमेंट्स आई हैं, वो 3 थे उनकी। उस टाइम पे हमारी असेसमेंट्स ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जल्दी आ जाती थी। 20-20 दिनों में असेसमेंट्स आ गई। एक उनका ट्रस्ट बिल्ड हो गया। फिर आगे उनकी फैमिलीज, फ्रेंड्स, फिर मैंने उनके रेफरेंस से मैंने बेइंतहा क्लाइंट किए हैं। ठीक है, टिल डेटेड मैं उनके रेफरेंस से क्लाइंट्स करता हूँ। ठीक है, वो चूँकि दे सेट के इसने हमारा किया तो फिर किया। आप कभी भी किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो आप देखें कि वो आपको क्या कह रहा है। वो इस चीज़ पे तो नहीं आपको बार बार कही जा रहा, पैर दो जी, हो गया हो गया हो गया, डन है, हो गया हो गया। इफ़ इज यू डोंट नो हिम, ये हो जाएगा, मैं से कर दूंगा, पट्टियाँ बांध देंगे सर, ये कर देंगे, तो इट मीन्स यार इज लाइंग टू यू। वो जस्ट आपको ये इस चीज़ पे मोटिवेट कर रहा है कि जब पे मी। नॉर्मली जो भी एक अच्छा कंसल्टेंट होगा, हिल सजेस्ट यू, यार जो कुछ मैंने आपको बताया है, गो एंड फॉलो इट। क्या ऐसा ही होता है? मैं तो बैठा हूँ यार, अगर मेरे नसीब में पैसे हैं तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आप जाओ, उसको सर्च करो। आप कोई भी हमारे पास नॉर्मली बंदा आता है तो वो 12 पढ़ा तो कम अज़ कम होता है। ठीक है, तो उसके बाद ही आगे उसने जानना होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट 12 पढ़ा बंदा सारा दिन फेसबुक पे लब सकता है इधर उधर का मवाद। तो यार फिर वाई कांट सर्च कि जो मैं बता रहा हूँ ये ठीक है या गलत है। स्टूडेंट वीज़ा में ऐसा ही होता है। क्या किया जाता है, ओ जी आपको एक दिन में आपको ऑफर लेटर मिलेगा। बच्चे जी वो फलाना तो कह रहा 10 दिन लग जाएंगे भी, एक दिन में। अभी ये देखें जी, अभी हमने ऑफर लेटर आपको निकाल दिया, जिनमें मिल गया। क्या है, कौन सा कोर्स पढ़ने जा रहे हो, फ़ी क्या है, यहाँ से जहाज़ पे चढ़ना तो नहीं है ना, अगले सेमेस्टर की फ़ी कहाँ से देंगे आप, आपका स्कोप क्या इस डिग्री का। मेरे पास अक्सर बच्चे आ जाते हैं, उनके वालिदैन, ये मम्मी ने इनको 12वीं के बाद भेजना है। अब क्यों भेज रहे हैं बच्चे को, आप इसके ऊपर जो 20-25 लाख मिनिमम लगा रहे हैं, आप इसको IBA में डाल दें, आप इसको लम्स में डाल दें। फॉर एग्जांपल यही पैसे हैं ना। आप सोचें यार, आपने बंद कर दें, आप अकाउंट बंद कर दें, उसको दे दें पैसे, तो आपका बच्चा जब 4 साल बाद निकलेगा ना, तो वो क्या भला चीज़ बन के निकलेगा। सही बात। उसको फिर दोबारा मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं होगी। बैचलर्स डिग्री की रेटिंग सेम है। हाँ, आप ये सोच रहे हैं बच्चा चला जाएगा, वो साल के अंदर अंदर वो पैसे भेज देगा आपको, तो वो एक बात भी फेक है। इतने पैसे कमाए भी नहीं जाते। अब बाहर के, अब यूनिवर्सिटीज़ बहुत महंगी होती जा रही हैं। अब वो यूनिवर्सिटीज़ महंगी होने के खातिर वो फिर ये है कि बस ठीक है, सर्वाइवल है, कर रहा है, कभी घर भेज दिए कभी ना भेजे, तो बच्चा आपका बस किसी कंट्री में बैठा। सर हमारे साथ कॉल है, कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरमा, कौन बात कर रही है, नाम बताइएगा। मैं जोहा खान बात कर रही हूँ। जी जोहा खान, बताइए क्या कहना चाहेंगी। एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BS इंग्लिश। अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है एंड आई वांट टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप्स that the countries of abroad are offering, or the scope that English has in other countries, as I want to do my MS from there. So I want to know about the universities and about the scholarships and the student visa, especially the fully funded scholarships that pay stipend as well, and how can I do my MS there. इसके अलावा what scope there is and how I can pursue my career there.
ठीक है, मैं पूछता हूँ जोहा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू। मैं जोहा का सवाल आपके सामने दोबारा रख देता हूँ। जी सर। जोहा कह रही हैं कि मैं BS इंग्लिश कर रही हूँ और इसके बाद मैं MS करना चाहती हूँ, लेकिन MS जो है मैं किसी बाहर के जो मुल्क है उससे करना चाहती हूँ। तो मुझे बताइए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं, 2-3 ऑप्शन बता दीजिए जहाँ पर MS करने के बाद मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो और स्कोप भी ज़्यादा हो इंग्लिश का। देखिए, अगर कोई हमें कहे कि मैं फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन, एक अफ्रीकन बंदा है, वो कहता है जी मैं तो सोमालिया से हूँ, मैं BS उर्दू कर रहा हूँ और फिर मैं पाकिस्तान में आके मैंने MPhil उर्दू करना है, तो पाकिस्तान में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि उसके बाद मुझे पाकिस्तान में मेरा क्या स्कोप है? आई डोंट थिंक सो, कोई स्कोप नहीं है। मैं बच्ची का दिल हाँ उस तरह से, ऑब्वियसली। हाँ ये है कि अपना BS के साथ अपने कैरियर में साथ B.Ed या अपने आप को कन्वर्ट करें एज आ कोई ऐसी डिग्री आगे मास्टर्स ऐसी चीज़ में करें जो कि अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग या ऐसी चीज़ों की तरफ जाएं। तो इनके अब फॉर एग्जांपल हम कहें कि हम इंग्लिश पढ़ के या UK में जाके MPhil इंग्लिश करते हैं और MS इंग्लिश करके फिर हमें UK में एज आ IELTS का टीचर लगा दिया जाए, तो UK वाले तो बच्चा वो है ना कि गोरे तो बड़े ज़हीन, इनका तो बच्चा इंग्लिश बोलता है। ऐसे ठीक ही है, है, सही कह रहे तो हैं, true। वो ये एक रियलिटी है। ठीक है, आपने ये सब, मैं आई एम नॉट डिस्करेजिंग है, आपने सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, इसको आपने क्यों परस्यू किया, आपने फ्यूचर में क्या देखना है इसके अंदर। तो ये बड़ा एक स्टूडेंट काउंसलिंग पाकिस्तान में नहीं है। आप क्यों पढ़ रहे हो, किस वजह से पढ़ रहे हो और आगे 5 साल बस का क्या स्कोप होगा। आई सजेस्ट हर, ये बेटी है हमारी, तो ये अपना साथ अपने थोड़ा सा ये जो इंग्लिश लिटरेचर में कर रही हैं, तो ये आगे इसको कन्वर्ट करें टीचिंग की फील्ड के साथ, इसको मुंसलिक करें। देन उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। स्कॉलरशिप्स भाई हमें तो नॉर्मल वीज़े नहीं देता, स्कॉलरशिप कौन देता है? यानी कि फिर बी एजुकेशन की तरफ चले जाएं, MCAT B.Ed जिसको कहते हैं एजुकेशन में। यस, अपना साथ वो कंटिन्यू कर लेंगी, या अब ये आगे मास्टर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इस तरह भी काफ़ी चीज़ें में अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, एक सवाल सर और है, वो भी ले लेते हैं। सॉरी टू कट यू ओवर हियर, लेकिन अस्सलाम वालेकुम कॉलर। Walaikum Assalam. जी बताइए, कौन बात कर रही हैं? I'm Anaya Usman and I'm 17 years old, studying A levels right now, computer science. So I'm listening to your program right now, and I just wanted to say my mamu's daughter, she's studying in Australia, study visa, and I also wanted to study there. So can you guide me? श्योर, थैंक यू। ओके, अनाया उस्मान हमारे साथ हैं। वो कह रही हैं कि मेरे मामू की बेटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है। मैं इस वक्त A लेवल कर रही हूँ, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट भी है मुझे, और मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ, तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं? यस, उसके अच्छे सब्जेक्ट्स हैं इनके। आई थिंक A लेवल्स, अगर ये अभी इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो देन यस इनके एग्ज़ाम्स क्लियर हों, साथ ही अपना PT वगैरह क्लियर करें। बल्कि और अब नॉर्मली इनको सितंबर इनटेक में तो शायद नहीं लेंगे यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि वहाँ पे GTE होता है, वो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके फाइनेंशियल सोर्सेज को वो वेरीफाई करने में 1-2 महीने लगा देते हैं। तो अगर शी हैज़ अ PT स्कोर, या लाइक आई होप किस दिन भी बैठ के अगर अच्छा PT स्कोर कर लेती हैं एंड ऑफ मई तक, देन देयर विल बी सम चांसेस का सितंबर इनटेक इनका हो जाए। अदरवाइज नवंबर या फिर जैन फेब इनटेक में जाएंगी। और ये अपने कोर्सेज जो है नॉर्मली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रखें, जो कि अगेन इनके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मज़ीद दे कैन गूगल आसिफ कंसल्टिंग को गूगल कर लें, हमारे पास आ जाएं, तो हम इनको मज़ीद भी इसके ऊपर दे देंगे। बेटे आपको बिल्कुल गैप नहीं डालना, आपने फंड करना है। ऑस्ट्रेलिया फ्रेश स्टूडेंट्स को ले रहा है, लेकिन जिनके अंदर गैप्स हैं उनको बिल्कुल आगे नहीं लेगा। फाइनेंशियल टर्म्स में आपके पास बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ फंड, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। अब वो इस चीज़ को बहुत डीपली वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक तो मैं ये कहना भी चाहूँगा कि आप एक दफ़ा बता दें कि आसिफ कंसल्टिंग कहाँ वाक़ है, ताकि क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे, इवन स्टेशन से कांटेक्ट कर रहे थे, तो हम चाह रहे थे कि आप बताएं, क्योंकि फर्दर तो ज़ाहिर है फिर आपने गाइड करना है। तो कहाँ आपको ढूंढा जा सकता है सर? सर हमारा ब्लू एरिया में ऑफिस है, ठीक है, नियर सेवर फूड्स। बल्कि आजकल सेवर फूड के साथ एक नया प्लाजा है वो बन रहा है, पार्किंग प्लाजा, उसके साथ ही करके हमारा है आसिफ कंसल्टिंग। गूगल करेंगे तो एग्जैक्टली आपको एड्रेस मिल जाएगा। जिना एवेन्यू की साइड पे हमारा ऑफिस है। ठीक है। और बाकी हमारे नंबर्स वगैरह आपको गूगल पे हर जगह पे मिल जाएंगे। लोग हमें वहाँ से कॉल भी कर सकते हैं। हमारे काफ़ी 3-4 व्हाट्सएप के नंबर्स हैं, स्टडी के लिए भी है और जेनेरिक भी है। जहाँ पर भी करेंगे आपको होपफुली विद इन 8 to 10 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है।
ठीक है। मैं नॉर्मली खुद भी मॉनिटर कर रहा होता हूँ ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो मुझ तक पहुंचा था, और ये वैसे मैंने अमूमी तौर पर होते भी देखा है, हम उस स्कूल का या इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक पेरेंट्स थे, वो मुझ तक उनका ये सवाल पहुंचा और उन्होंने बाकायदा मुझे कहा था कि आप जब नेक्स्ट प्रोग्राम करें तो सर से ज़रूर ये बात पूछिएगा। इस्लामाबाद में एक स्कूल है, काफ़ी हाई प्रोफाइल या एलीट स्कूल जिनको हम कहते हैं, उनमें उसका शुमार होता है। वो क्या कर रहे हैं कि वो 15-20 बच्चों को फुटबॉल टीम के तौर पे बाहर लेकर जा रहे हैं, और पेरेंट्स को ये कह रहे हैं कि एक्सपोजर तो हो गई, आने वाले दिनों में अगर अगर वीज़ा लग जाता है पासपोर्ट के ऊपर तो फिर आपका बच्चा इवन सेटल भी हो सकता है, और एक बच्चे का 20 लाख कॉस्ट कर रहे हैं। तो मतलब हर पेरेंट 20 लाख देंगे तो उनका बच्चा बाहर जाएगा, और यूके की बात हो रही है ये। तो वो पूछ रहे थे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर हम 20 लाख दे भी दें, बच्चा चला भी जाए और बच्चा फिर वहाँ सेट भी हो जाए, चाहे वो फुटबॉल ही खेलने जा रहा है, और इस तरह का कुछ वो मामला आता वो है। मुझे अच्छी तरह याद है। मैं ना, हमारे एक मेरे भाई थे, तो उनके क्लास में एक लड़के का ना पेपर अच्छा नहीं हुआ। उसने कहा यार और तो कुछ नहीं, हो नहीं सकता, तो फेल तो मैंने होना ही होना है। उसने ना एंड पे एक ना शेर लिख दिया, नहीं मैं उड्डी उड्डी जावा हवा देना। ठीक है यार, 20 लाख में ये एक्चुअल इस तरह होता है कि हाँ ठीक है, ये बात मैं बिल्कुल मानूंगा कि इट विल अफेक्ट फ्यूचर में। कभी आपका बच्चा विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो ठीक है, बच्चा गया था वापस आया गया, और कोई इसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं है। और आपका बच्चा 20 लाख में कैसे सेटल होगा? कौन सा हमारा, हम फॉर एग्जांपल हम कोई यहाँ पे रोनाल्डो ने तो नहीं अपना कोई क्लब खोला हुआ ना जिसमें आपका बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है। मैं जेनेरिकली बात कर रहा हूँ, ये किसी पे मैं हेट नहीं कर रहा कि आपका बच्चा वहाँ पे, वो फिर आपका बच्चा इलीगल होगा, अब वो A लेवल्स तक का बच्चा होगा, 20 लाख उधर लगा रहे हैं, वो अच्छा बच्चा है, पॉलिश्ड हुआ बच्चा, इंग्लिश अच्छी है यार, नहीं है तो 20 लाख में भाई यूरोप में भेज दो। आप क्यों अपने बच्चों की जान जो है वो उसमें जोखिम में डालते हो? और वो 20 लाख भी स्कूल ले रहा है सर, उसका कोई ताल्लुक तो मजीद भाई नहीं है। वो आप लूट रहे हैं ना। वीज़ा फ़ी कितनी होती? फॉर एग्जांपल आपके 45,000 रुपये यूके की, 40,000 विजिटर वीज़ा की फ़ी होगी। दे आर जस्ट सेइंग हम आपको टिकट लेके देंगे, आपकी होटल बुकिंग। हमें यहाँ से लगता है कि होटल बुकिंग बहुत, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। होटल बुकिंग बड़ी सस्ती होती है इंटरनेशनली। कभी हम लोगों को प्लान्स करके देते हैं। अब यकीन करें कि यही सेम अगर आप एक बंदा है वो कराची से इस्लामाबाद आया है ना, तो यहाँ पे जो 10 दिन रहा है, उसने 3 टाइम खाना खाया है, या उसने यहाँ पे अच्छी किसी गेस्ट हाउस में रहा है, तो ये खर्चे बाहर भी हैं। एक्सपेंस तो आपके होते हैं जब आपका ये प्रॉब्लम होता है, आपने टिकट के मद में या इस चीज़ों के आपने शॉपिंग करनी है तो एक्सपेंस है। खाना दुनिया में ऑलमोस्ट सेम रेट पे ही है। कोटा कैफ़े आपको दुनिया में कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है, तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं है ब्रो। ये सब मैं अभी रिसेंटली मेरी क्लीग हैं, उन्होंने कहा कि सर मेरा आप स्पेन का प्रोसेस कर दें। मैंने कहा ठीक है बच्चे मैं कर देता हूँ। उसका जो एक्सपेंस आया है, सिर्फ उसका एक्सपेंस आया है उसकी शॉपिंग पे, और उसकी ये है कि ये जो उसने एयर टिकट्स ली हैं, बाकी वो 6 कंट्रीज़ में घूम के आई है। वो उसको कोई क्या ज़रूरत थी कि वो कोई यहाँ पे लेमोजीन हायर करे? सही बात वो है। अपनी लोकल ट्रेन के थ्रू गई है, उसको कोई इशू नहीं है। मेरे पास लाइव एग्जांपल मेरे अपने ऑफिस में बैठी हुई है, ठीक है। तो ये है कि मतलब वो वेरिफिकेशन भी आई है मेरे पास। मैंने कहा जी बिल्कुल, मुझे बल्कि उन्होंने फ़ोन किया जी आपने लिखा हुआ अकाउंटेंट राइटर है तो क्या करती है? तो मैं कहा जो लिखा हुआ वही करती है ना, ये तो नहीं है मेरे को कोई जहाज थोड़ी बनाती है यहाँ पे, कंटेंट राइटिंग ही करती है यहाँ पे। तो वो ये है कि ये कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको ये कॉलेज कोई कहता है या आपको कोई ये स्कूल ये कहता है कि हम आपके बच्चे को अपने थ्रू, हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम रूट करवा देंगे यहाँ से A लेवल्स करने के बाद आपकी कोई चले फ़ी में वेव ऑफ है, या टेस्ट नहीं देना पड़ना उसको इंग्लिश का, या कोई ऐसी चीज़ है, तो भाई ठीक है, यू शुड अडॉप्ट देयर ऑप्शंस। अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट एनीथिंग लाइक दैट। यानी कि आप सजेस्ट नहीं करेंगे कि 20 लाख दिया जाए और बेटे को इस तरह भेजा जाए? नहीं भाई, आप बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं यार। अब वही 20 लाख का उसको पढ़ाई लें भाई, उसका वो अब वहाँ पे इलीगल हो जाएगा, 2-4 साल रहेगा वो, तो कहेगा ना आपने मुझे तालीम लेने दी है ना कुछ और लेने या स्टडी अब्रॉड करवा लें अगर इतना शौक है तो दूसरी तरह से भेज दें। यूके जाना चाह रहा है 20 में, तो आप 10-15 लाख और भर के 4 साल का बच्चे को लीगल वीज़ा दे दें, ठीक है, जो ताकि बच्चा आपका वहाँ पे पढ़ तो सके। और मेरे ख्याल से स्कूल की कोई अपनी कंसल्टिंग फर्म भी होगी शायद, मेरे ख्याल से। सर फर्म हो या ना हो, देखिए आप इस्लामाबाद में जो मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो और A लेवल्स करा रहे हैं, डिमांड भी यही है इस टाइम। अब वो एफिलिएट होंगे किसी न किसी और यूनिवर्सिटी या स्कूल या किसी क्लब के साथ ही वहाँ पे एफिलिएट है। आपके बच्चे की 3-4 लाख की आप कर लो टिकट आ गई रिटर्न फॉर एग्जांपल,
1-2 लाख की 1 लाख की आपकी वहाँ पे बुकिंग आ गई 10-15 दिनों की, 50,000 रुपये का आपका उसका वो आ गया, अब वीज़ा फ़ी आ गई, तो और क्या एक्सपेंस है इसके अलावा? 7-8 लाख रुपए खर्चा है और 12 लाख रुपए लेकिन उनको। उसका फ्यूचर में अब आपका बच्चा वहाँ पे कैसे सेटल होगा? फॉर true, एग्जाम्पल सही आप कह रहे कहते हैं कि नहीं जी हमारा बच्चा जो है इसके बाद वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा ले लेगा या स्टूडेंट में कन्वर्ट करा लेगा, तो उसके लाख उसकी फ़ीस कौन बढ़ेगा? कॉलेज 20 लाख में तो नहीं करेगा ना। हो। सही बात है। अच्छा सर, एज अ लेमैन क्वेश्चंस तो साथ साथ आते ही रहे कि अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रो कोई एडवाइस सजेशन क्वेश्चंस आपके अगर माइंड में हैं जो आपको लगता है कि लोगों को पता होने चाहिए, तो उसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाइए, चाहे वर्क परमिट से हो, इमिग्रेशन से हो, स्टडी वीज़ा से हो। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप मेरे ऑफिस आते हो ज़िशान, जी। आप मुझसे नॉर्मली पूछते हो कि यार मुझे बाहर जाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक नॉर्मली मैं आपसे पहला ये क्वेश्चन पूछूंगा, किस कंट्री में जाना चाहते हो और किस वीज़े पे जाना चाहते हो? हर कंट्री हर वीज़ा नहीं दे रही होती है, ठीक है। आप बताते हो कि हम लोग इस कंट्री में जाना चाह रहे हैं और वर्क के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या स्किल है? स्किल तो कोई नहीं है, मैं पैसे दे सकता हूँ। पैसों से वीज़े आते तो फिर हर बंदा दूसरे को कि कुछ न ज़रा पैसा लगा के बाहर भाग जाता, धोखा दे के भाग जाता। दे नीड अ स्किल्ड। अब आपको वो 2 से 3 महीनों में लेते हैं। आप हाईली ट्रेंड स्किल्ड वर्कर हो, लाइक यू आर इंजीनियर या कुछ ऐसा हो, तो कुछ कंट्रीज आपको PR ऑफर्स कर रही हैं, कुछ कंट्रीज आपको वर्क परमिट्स दे रही हैं, कुछ कंट्रीज एज आपको ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के तौर पे दे रही हैं। तो यही नॉर्मली माइग्रेट करने की ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। ठीक है। ठीक है। अगर वो फिर वही बात है कि 20 लाख दें विजिट वीज़ा पे चले जाएं, तो बड़ी ऑप्शंस होती हैं ऐसी। लेकिन हमने भी तो ये देखना है यार, देखो वेयर आई एम सिटिंग, जो मैं काम कर रहा हूँ या जो मेरे पास एक नॉलेज ही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास वीज़ा नहीं मुझे डालना आता, सिर्फ मेरे पास नॉलेज ही है, या मैंने को 2-4 वीज़े लगा के दिखा दिए हैं फेसबुक इधर उधर, तो यार मुझे झूठ बोलने में कोई मसला है? पैसा कमाने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बेवकूफ़ बनाने में भी लोगों को मुझे तकलीफ़ नहीं है। यार मुझे कोई पता नहीं कि किसी भी टाइम अल्लाह मियाँ कौन सा पुर्जा खींच दे और हम ख़त्म, ठीक है। तो कितना को हम लूटेंगे किसी को? सही बात। कि मैं जो कुछ मुझे अल्लाह मियाँ ने अभी तक दिया है, ये मेरी सोच से बालातर है। क्या मैं इस पे भी अगर साबिर शाकिर नहीं हूँ ना, अगर मैं इस हाल में अल्लाह पे राज़ी नहीं ना, तो मैं किसी बंदे से तो राज़ी, जब मैं अल्लाह से नहीं राज़ी हूँ अपने हाल पे, तो मैंने फिर बाकी लोगों से क्या राज़ी होना। मेहनत आप ज़रूर करें। मैं ये एग्जांपल अपने आप से दे दूंगा, मैं भी मेरे बहुत से लिसनर्स को दे डोंट नो, मैं कोई ऐसी क्लेम भी नहीं कर रहा। आई हैव अ ड्यूअल डिसेबिलिटीज़। इफ़ आई कैन रन अ बिजनेस ओवर हेयर, तो बाकी लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ मैनेज किया जा सकता। आपने अपना कोई भी काम करना है ना, तो आपने उसमें मेहनत तो लाजमी करनी है, चाहे आप कोई रेडी भी लगाते हैं ना। मैं वैसे मेरी एक आदत होती है हम लोगों से, चूँकि मैं अगर मुझे कुछ न्यू चीज़ सीखनी है ना लाइफ में, तो मैं अपने से छोटे बच्चों से सीखता हूँ, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट नॉलेज है। जो मेरे बेटे ने जो चीज़ देखी है, जो उसके पास फैसिलिटीज़ है, हम तो हमने कब सोचा था कि कोई ऐसा फ़ोन भी होगा, ये गेमें भी चलेंगी, गाने भी होंगे, फ़ोन भी होगा, हमारे तो कैमरा भी होगा। हाँ, वो सारी चीज़ें आपकी पॉकेट में आ गई हैं। एग्जैक्टली। उस बच्चे के पास तो बहुत लेटेस्ट बच्चे हैं हमारे, सही बात। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हो रहे हैं। सही बात है। तो आपको ना ये चीज़ें सीखनी भी चाहिए। मैं अभी आपको एग्जांपल देता, मैंने अभी खड़ा एक बंदा ना, तो बारिश के बाद की मैं किसी के घर जा रहा, तो वो कॉर्नर पे उसके ना उसने ठिया बनाया हुआ वाज इन पिंडी, ये मैं बल्कि आपको कराल चौक के पास ही ना। मैंने कहा सर जी किधर से हैं? कहता है जी उस ज़बान से मुझे ऐसे लगा ये बिलोंग्स टू सरगोदा, एज आई एम फ्रॉम सरगोदा। तो उसने कहा सर मैं इधर से बिलोंग करता हूँ। मैंने कहा कितने अरसे से? कहता है सर अब तो 16 साल हो गया, ज़िंदगी यहाँ पे गुजर गई है। मैं कहा सर बड़ी अच्छी बात है, आपने चीज़ें भी अच्छी रखी हुई हैं, रेट शीट भी आपका ठीक है, तो कैसा है काम शाम? कहता सर जी जिसने नहीं करना ना उसके लिए कुछ नहीं है। सही बात। तो मेरे यहाँ पे 3 स्टेशन हैं फ्रूट के, और मैं एवरेज एक स्टेशन से ना 3-3.5 हज़ार रुपये डेली अराउंड कमा के जाता हूँ। मैं आई सल्यूट टू हिम। वो धूप में भी खड़ा, मैंने कहा सर आप धूप में भी खड़े रहे हैं, आप बारिश में भी खड़े रहे, आप सर्दी में भी खड़े रहे। कहते सर जी मैंने ये 7 दिन हफ्ते में चलाया है और मैं खड़ा रहा हूँ।
आज के मेरे गांव से आके ये कहना कि यार मैं इसके मुकाबले में हूँ, तो कभी नहीं आएगा, उसको बड़ा टाइम लगेगा। सही आप बात। अपनी लाइफ में कुछ भी करने जा रहे हो, इस पर टाइम लगेगा। आप हम थोड़े से इतने जज्बाती हुए हैं आजकल सही कि बात हम है। लोग ये समझते हैं हम किसी ऑफिस में चले गए हैं तो ये हमने काम का और अगले दिन हमें वीज़ा लग गया। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। एवरी कंट्री इज टेकिंग टाइम। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी रिसेंटली एक वकूआ हुआ है जो इंडिया पाक में, तो हमारी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली बहुत बड़ी है, चीज़ों के ऊपर अफेक्ट करेगी। हम यहाँ पे इस तरह है कि हम साउथ एशियंस हैं, इसमें हमारे नाम इंडिया के लोगों से भी मिलते हैं, हमारे नाम बंगाली लोगों से भी मिलते हैं, और इंडिया की बहुत सी ऐसी जो लिविंग, गुजरात वहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी ऐसे सिटीज़ हैं, वहाँ पे हैदराबाद है यहाँ वहाँ पे भी पंजाब है, यहाँ पे भी पंजाब है, वहाँ पे हैदराबाद है। अब बहुत से इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो इंडिया बहुत ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स करता है वीज़ाज़ के अंदर, बेइंतहा ज़्यादा यूज़ करता है। अब इंडियंस की वजह से पाकिस्तानियों के ऊपर भी चेक बहुत ज़्यादा है। मैं एक आपको अच्छी न्यूज़ बताऊं कि जो लेवल ऑफ इंग्लिश है वो पाकिस्तानियों का एक बैंड एवरेज ज़्यादा है इंडियन से। हमारा लेवल ऑफ इंग्लिश बहुत अच्छा है इंडियन से, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से वो ऐसा अफेक्ट हो जाता है, नहीं पता लगता लोगों को। तो अब उनकी वजह से फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से पाकिस्तान, जब कोई एक फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद आसिफ, उसने पंजाब से है, उसने फ्रॉड कर गया, फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तब वो उनको तो इंडिया पाकिस्तान का बाद में जाकर वो तो कहते इधर भी पंजाब है, इधर भी पंजाब, ये भी मोहम्मद आसिफ, ये भी मोहम्मद आसिफ है, सबको स्क्रूटनी लगा दो भाई, सबको वेरीफाई करो। तो उस चक्कर में या कोई बांग्लादेश में ऐसा कर गया, श्रीलंका में कर गया, तो वो फिर चूंकि अब नॉर्मली वो ये जो साउथ एशिया को डील कर रहा होगा, कोई भी कंपनी होगी जो कि हमें आगे एडमिशन्स दे रही होगी या यूनिवर्सिटी में डील, और उसका एक ही रिप्रेजेंटेटिव होगा इतनी कंट्रीज़ के लिए, तो वो फिर हम सबको इकट्ठा एक ही जैसा कंसीडर करते हैं। दे विल नेवर से कि इंडिया से हमारे 50 मतलब कहते हो ना, पाकिस्तान से कोई 20 बच्चों ने फ्रॉड किया 1000 में से, तो इंडिया में शायद 400-500 ने किया होगा, तो हमारे बाकी जो ज़ार होंगे वो सब पकड़े जाएंगे, सब की स्क्रूटनी हो जी, इन सबको वेरीफाई किया जाए कि इनमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो ये वो चीज़ें बच्चों से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट देम कि टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम लिया करें, जल्दी मत किया करें। आप लोगों के पास जब जाते हैं ये देखो कि मैं अगेन कहूँगा कि बच्चे का फ्यूचर क्या है, वो क्या पढ़े क्या, उसको ये काउंसलिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। भागना है तो भाई फिर लाला फिर तो अब सऊदी अरब ने भी स्कॉलरशिप देनी स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान स्टूडेंट्स। ऐसा ही है। अच्छा सर, इससे मिलता जुलता सवाल जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने लास्ट प्रोग्राम्स में भी एक आध बार किया है, लेकिन चूंकि सवाल हम तक पहुँचा है तो मैं इसको आपके सामने रखना चाहूँगा। इस तरह की एक वीडियो मेरी भी आंखों के सामने से गुजरी है कि एक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हम डन बेसिस के ऊपर वीज़ा देंगे, 60% आप एडवांस दें, बाकी जो है वीज़ा आने के बाद दे दीजिएगा, और डन बेसिस पे आपका काम होगा। क्योंकि और जब वजह उनसे पूछी जाती है, जैसे भी आप फरमाया भी आपने पिछले प्रोग्राम्स में कि वीज़ाज़ हमारे हाथ में नहीं होते, हमारे हाथ में सिर्फ कंसल्टेशन होती है, तो लेकिन वो इसका जवाब ये पेश करते हैं कि हमारी वहाँ पे कंपनी है और हमारे अपने ज़ाती कोई 1500 वीज़ाज़ हैं कि मतलब हम जिसको चाहें लेबर के लिए बुला लें, तो हम उसमें एडजस्ट करते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि क्या ऐसा होता है कि आप बाहर जाकर कहीं जॉब करें तो वो जो मुल्क है वो आपको 1500 या 2000 वीज़े दे दे कि भाई जिन्हों मर्जी बुला लो, या नहीं होता है ऐसे? जिदा फुफी का पुत्र है तो लब जाएंगे सर जी। यार हम भी पैसे लेते हैं, एडवांस लेते हैं, इसमें नो डाउट। क्यों लेते हैं कि यार हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है। एक बच्चे का मैं वीज़ा कर रहा हूँ, कल आदत मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं कि यार हमारा इस कंट्री का काम स्टार्ट कर दे, मैंने कर दिया, इन्वेस्ट 100,000 ओवर 1 लाख लगा दिया। और उसके अब्बू ने कहा बेटा ये तुम्हारी सोने की मोहर है। उनका वो ऑफर लेटर आ गया, ठीक है, जो मैंने पैसे दिए, जो हमारी कमिटमेंट थी, कि हमने तो जानी नहीं, हमने सोचा अब मैं क्या करूं। मैं अब अंकल ने कहा बेटा तो एडा जल्दी तो क्यों किया सबर। मैं कहा आपने तो कहा 1000 फोन मैं क्या तो देता है, पर उन्होंने अम्मी नहीं मान रही, फिर मैं की करा, ठीक है। अब मैं तो फंस गया ना। आप ये इस चीज़ में ना डन बेसिस पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई कंपनी 15 मैं फॉर एग्जांपल अभी कह दूँ, नाउ डेज मैंने एक अपनी एक कंपेन लॉन्च की हुआ दैट आई हैव वर्क परमिट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मीट बुचर के भी हैं, बाकी भी 50 बिजनेस के मेरे पास वहाँ पे ऑप्शंस हैं टू गेट वर्क परमिट फ्रॉम देयर, ठीक है। यार आई पे देम, मेरे दरमियान में हमारे दरमियान में कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उन MOUs के अगेंस्ट हम करते हैं और हम उनको पे करते हैं, तो हमारी वो सरदर्दी लेते हैं, लेकिन वो दे आर नॉट बाउंड टू मी। मतलब मेरी रिक्रूटिंग कंपनी है उसके पास 250 सीट्स हैं, क्योंकि भाई तुम जितने कर सकते हो करो। मैंने तो श्रीलंका से भी बंदा लेना है, मैंने तो गल्फ कंट्री से भी लेना है, मैंने तो यूरोप से, मुझे तो जहाँ से मिलेगा मैंने लेना है।
मैं वो कि मेरे ऊपर तो बिजनेस का इन्हिसार नहीं करके बैठे। अगर वो मेरी कंपनी है या मेरे कज़न की या ताया के बच्चे की कंपनी है, वो मुझे 1500 वीज़ा दे रहा है, आप वो कंपनी पहले बताएं ना। इतना बड़ा किसके पास सीट्स आ गई हैं कि 1500, इतनी बड़ी कंपनी को मर्सिडीज़ में है या कोई कहते हैं जी रेस्टोरेंट खोला हुआ है वहाँ पर। 1500 बंदा रेस्टोरेंट में कहाँ खपाएंगे यार। यही बात है, बिकॉज जो मेरे तक डिटेल्स। हाँ, वो फिर देखो ना, अब मैं आपको बार यही रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, अब दुनिया पहले वाली चीज़ें नहीं रही हैं। आपने एक, आपकी कंपनी है, आपने एक उसका अप्रूव करवाया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लोकल गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना, यस आई हैव द कैपेसिटी दैट आई कैन कॉल समबडी फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, वो फिर अप्रूवल लेगा। फिर वो आप उसको अपने फाइनेंस दिखाएंगे, यार मेरे पास एक की ऑप्शन है, 10 की है या 50 बंदों की ऑप्शन है, वो आप फाइनेंशियल्स दिखाएंगे, फिर वो आपको कंपनी अलाउ करेगी। वो अलाउ करेगी तो उसके अगेंस्ट आप बंदा बुलाएंगे। ठीक है, कॉलर सर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन सा आप बात कर रहे हैं? सर मुझे मेरी खाला ने नंबर दिया, एक्चुअली मैं एक इन्फॉर्मेशन ले रहा था आपसे। जी जी बताइए। ये मैं पूछना चाह रहा था कि हमें, अब रूट्स में पढ़ रहा हूँ ना, आईसीएस कर रहा हूँ, अच्छा। तो ये मैं कॉलेज के थ्रू भी भिजवा रहे हैं, तो अगर हम कॉलेज के थ्रू जाएं, मतलब यूनिवर्सिटी का दाखिला करा रहे हैं बाहर की कंट्रीज में, वो ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर आप लोग किस तरह कराते हैं और आप लोग का क्या प्रोसीजर, वो ज्यादा ठीक रहेगा? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ सर। सर इसी तरह का सवाल जैसे मैं भी मिलता जुलता मैंने आपसे किया था, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि फ़ुटबॉल खिलाने नहीं जा रहे, पढ़ाने लेके जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि रूट्स में मैं पढ़ रहा हूँ, आईसीएस कर रहा हूँ, और हमारी यूनिवर्सिटी ही हमें किसी और जगह भेज रूट्स की काफ़ी ज़्यादा यूके में यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इनकी कोलैबोरेशंस हुई हैं। देखें, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना तो खरबूजे नहीं है, छुरी को कुछ नहीं होना। यू हैव टू पे द फी, वाइल आप हमारे थ्रू करते हैं या उनके थ्रू करते हैं। हाँ, वैसे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि वो कितने पैसे डिमांड कर रहे हैं, दैट वाज नहीं, बिल्कुल डिमांड, अब ये बिल्कुल बच्चों को दे हैव टू बी वेरी ये नॉलेजफुल होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। देखिए, हर कंट्री की, हर यूनिवर्सिटी की, हर प्रोग्राम की फ़ी ऑनलाइन अवेलेबल होती है। आप देखें, रूट्स बहुत बड़ा इदारा है, वो कभी ऐसी 2 नंबरी नहीं करने लगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं करता। हाँ, ये होता है, देखें किकबैक्स उनको भी मिलती हैं, हमें भी मिलती हैं। मैं भी ऑनेस्ट, ये बड़ी सीधी सी बात है यार। हम आपका फ्री बिजनेस करने बैठे हैं, बिजनेस करने बैठे हैं, तो आप उनके पास फॉर एग्जांपल वो कहते हैं हमारी ये सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, बस इसी में आप जाएं, हम आपसे कोई कंसल्टेंसी फ़ी नहीं चार्ज करेंगे, हम आपसे कह देंगे यार हम भी नहीं करेंगे। हम आपका, क्योंकि डेफिनेटली आपका वीज़ा थ्रू होगा तो आई एम एबल टू गेट कमीशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। सेम उनके साथ भी सिनेरियो है। हाँ, हमारे पास यूनिवर्सिटीज माइट भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, उनके पास कम हो जाएंगी। दिस विल बी द ओनली डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर उधर से भी करना चाहें तो वो नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक हो गया सर। ऑलराइट सर, हम चूँकि अब प्रोग्राम के एंडिंग नोट की जानिब बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके जहन में हैं जो आप हमें बताना चाहें, फिर हम फर्दर ज़ाहिर एंडिंग की जानिब जाएंगे। इसका बल्कि आई विल सजेस्ट कि आप एक दफ़ा नंबर बेशक रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि लोगों को ज़रूरत होगा। जी। आपकी जो फर्म है? नहीं, अपना। अच्छा, 0311-850-6545, इसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 0311-850-6545। आई थिंक लास्ट असाइनमेंट्स हैं हमारे पास रिमेनिंग। जी, तो मैं एक ही चीज़ पे बार बार रुका रहूँगा कि आप लोगों ने बगैर कुछ रिसर्च किए बगैर नहीं जानना। हम लोग नॉर्मली जो कंसल्टेंट्स बैठे हैं, दे आर सिटिंग ओवर है, वो लोग नॉर्मली इंग्लिश कंट्रीज़ को कर रहे होते हैं। उनके लॉज, उनकी ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो वर्क परमिट है, विजिटर वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, इमिग्रेशन है, बिजनेस इमिग्रेशन है, हर एक चीज़ का लॉ लिखा होता है इंटरनेशनली, उनकी वेबसाइट्स पे लिखा होता है। वो गाइड कर रहे होते हैं, बार बार उनकी कंट्रीज़ एक चीज़ रिपीट कर रही होती हैं, अपने आप को फ्रॉड से बचाओ, अपने आप को इन चीज़ों से बचाओ, आप किसी अथेंटिक पर्सन के थ्रू करो। तो ये वो चीज़ है। अब हम लोग, क्योंकि अब जैसे कि हमारे पास हमारा लाइसेंस नंबर है, ऑस्ट्रेलिया में हम रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं या कनाडा में है, तो लोग उनकी फ़ीस देने से उकताते हैं कि यार वो भाई आप यही काम इतने पैसों में कर रहे हो तो हम डबल क्यों पे करें। क्योंकि वो उनके लग जाते हैं लाइसेंस साथ, तो वो अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली चार्ज करते हैं। आप रिसर्च करें, आप देखें, आप बिल्कुल लेमैन की तरह ना जाएं। इवन कि अब तो आप दुबई में भी जाते हैं ना, तो आपको उनकी उस कंपनी के इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। उसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिखी होंगी तो वहाँ पे सैलरीज भी लिखी होंगी।
ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी में जा रहे हो तब उसका इंटरनेट पे कोई उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, अनलेस कि आप किसी के ज़ाती ग़ुलाम बन के नहीं जा रहे हैं या कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपने पास लेके जा रहा है पर्सनल होमवर्क के लिए, तो वो भी एक चीज़ अलाउ होती है। अब हर कंट्री ने मिनिमम वेज फिक्स की होती है, इस बंदे की इतनी है, इस बंदे की इतनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास आ जाएँ दुबई में, अपन हमारे घर में काम करना है तो 4000 दिरहम आपकी तनख्वाह है। वजह अभी आप सुपरमैन थोड़ी हो, आप मार्केट मुड़ के जाओगे, मेरा पेट्रोल नहीं लगेगा, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, तो भाई वो आप हो तो मैं तो आपको मिनिमम वेज पे लेके आऊँगा ना, 1000-1200, मैं तो आपको 3 टाइम का खाना भी देना है, मैंने आपको रैश भी देनी है और मैंने आपको तनख्वाह भी देनी है, तो मैं आपको ऐसा क्यों रखूँ? मैं तो 1000-1200 दिरहम से ऊपर कभी भी नहीं जाऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो वो जी जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं बिकॉज गाए अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी देख रहा हूँ, तो सवाल एक मेरे पास ये आया था कि आसिफ कंसल्टिंग फर्म जो है वो सिर्फ स्टडी वीज़ा, इमिग्रेशन और वर्क परमिट्स पे काम करती है, कुछ ममालिक हैं जहाँ के लिए आप टूरिस्ट की भी से प्रोवाइड करते हैं सहूलियात? जी, टूरिज़म वीज़ा हम लोग करते हैं। जिन कंट्रीज़ मतलब हम शेंजन का विजिटर वीज़ा करते हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएसए, यूके इनका हम टूरिस्ट वीज़ा भी। यूएसए का मिल जाता है सर? सर जी क्यों नहीं मिलता? ये एज अ लेमैन रिएक्शन था नहीं, मेरा। बिल्कुल मिलता है सर। नहीं, अब देखिए ना, आपको क्या लगता है, मतलब फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं कि यूएसए बीइंग एन इंग्लिश कंट्री वो दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है। जब आप यूएसए में जाते हैं ना, उसके एम्बेसी में, तो वो आपका पासपोर्ट नंबर आपसे पासपोर्ट लेगा, या आपका DS-160 फॉर्म होता है वो वहाँ पे फिल आउट हुआ होता है, वहाँ पे आपका आईडी कार्ड नंबर लिखा होता है, वो सिर्फ वहाँ से उठा के डालते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। आपकी तमाम बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका FBI रिकॉर्ड सब। अब वहाँ पे जाके कहो जी मैं जो हूँ जी, मैं 17 टेक्सटाइल मिल का ओनर हूँ। अच्छा ठीक है, टैक्स कितना पे किया जी? मेरा टैक्स तो मैंने अपनी इनकम शो करवाई है 4,90,000। अच्छा ठीक है जनाब, हम ये भी कितनी ज़मीन है जी? मेरी ज़मीनें देखें, कम अज़ कम ये मेरे 15 प्लाजे हैं और साथ में ये मेरी 20 मरबे ज़मीन भी है। अच्छा, इसके 15 प्लाजे हैं, उसकी सालाना इनकम 5,90,000 है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आप जाते हैं, आप कहते हैं यार मैं भाई मेरी जो मंथली इनकम है वो 4 लाख रुपए है और वो टैक्सेस में रिटर्न में शो हो रही है, अब मैं ये काम करता हूँ, ये मेरी क्वालिफिकेशन, आपका वीज़ा अप्रूवल आ जाएगा। लेकिन अब आपने ये देखना, आप वहाँ पे इंटरव्यू देने गए, वो आपको लगता है कि मतलब वो कैसे बेवकूफ़ हैं या उनको कुछ पता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और वो जो सबसे मेजर यूएसए के अंदर आपकी चीज़ इंक्लूड करती है वो आपका वहाँ पे जब आप खड़े हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बेहतर है, उसी के ऊपर वो मोस्टली डिसाइड कर लेते हैं इसको देना है या नहीं देना। दे नो ये वहाँ पे आएगा, ये वहाँ पे चोरी छुपे काम करेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान से पैसे मंगवाएगा और कुछ यहाँ पे अपने को सेटल करेगा। तो वो चीज़ें उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियरी होती है। थाईलैंड को भी डील करते हैं आपसे? थाईलैंड को नहीं करते। ओके। वो ये एक्चुअली में इनके ड्रॉप बॉक्सेस होते हैं। ये बी ऑनेस्ट, वी आर कंसल्टेंट, वी हैव, हमारे पास पढ़े लिखे सारे लोग, इनके पास भी यहाँ पे आपको बहुत ट्रैवलर्स मिल जाएंगे। हम लोगों ने उस चीज़ पे पैसा कमाना होता है जिसमें हमारी मेहनत होती है। ये ड्रॉप बॉक्सेस वाले में कंपटीशन बड़ा ज़्यादा होता है, वो फिर वो उनके इश्यूज, कल कोई बंदा ये करते हैं, वो लोग करते हैं जिन्होंने उनके तो ड्रॉप बॉक्सेस लिए हुए हैं या जिनके पास ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस है, मेरे पास भी है लेकिन इन कंट्रीज़ का नहीं है। अगर कल कोई बंदा, मैंने वीज़ा लगवा दिया है और वो बंदा वहाँ पे जाके किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया है, उसका जिम्मेदार किस हद तक मैं हूँगा? आपने वेरीफाई किया था, कैसे इसका केस ले लिया? अब दुबई में भी आप रिसेंट लोगों ने सुना कि वीज़ा नहीं मिल रहा, नहीं, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ रिलीज़ कर दी हैं, वो अब आपको वीज़ास दे रहे हैं, लेकिन किसने लगवाया उसका यहाँ पे गारंटर कौन है? तो वो गारंटी के बगैर आप नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया सर जी। ऑलराइट सर, बिल्कुल हम आखिरी प्रोग्राम के लम्हात हैं, मैं चाहता हूँ कोई फाइनल मैसेज अगर आप देना चाहें, लोग आपको सुन रहे हैं, और मैं बता भी दूंगा कि फर्दर अगर आपसे लोग रब्ता करना चाहें तो कहाँ पे हो सकता है। फाइनल मैसेज आपकी तरफ से क्या है सर? मेरी तरफ से क्या फ़ाइनल मैसेज होगा, आप अब मेहनत करें, और मेहनत अल्लाह पाक किसी भी नस्ल, रंग, मज़हब के किसी भी बंदे की अल्लाह पाक मेहनत ज़ाया नहीं करता। अगर वो मेहनत ज़ाया करेगा तो फिर वो आदिल नहीं है। अगर उसका आदिल है तो ये कभी भी नहीं हो सकता आपकी मेहनत। लोग बहुत शिकवा करते हैं, अगर आप देखें ना, साहिब हाल बंदा, हम कहते हैं बड़ा साहिब हाल बंदा। साहिब हाल वो है जिसको माजी का पछतावा नहीं है और आने वाले वक्त की फ़िक्र नहीं है, और जिस हाल में है उस हाल में अल्लाह से खुश है। क्या आप जिस जगह पे हैं, जहाँ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें,
आपको उसने इंसान बना के भेज दिया है, और किसी और मखलूक में डाल के भेज देता तो आप क्या करते? तो उसका हमें लाख करोड़ दफ़ा शुक्रगुजार होना चाहिए। मेहनत करें। मैं कभी इस चीज़ से, अब कुछ भी कर लें यार, आप इवन के रेडी भी लगा लेते हैं ना मैंगो की, अब अच्छी तरह से लोगों से बात कर लेंगे ना, तो क्लाइंट आपका कहीं नहीं जाएगा। मेहनत कुछ भी करेंगे हम, हर बंदा, फॉर एग्जांपल अब वी आर लिविंग इन इस्लामाबाद पिंडी, सेवर फूड की एग्जांपल देता है, जो रेडी से अब अरबोपति हो गया। आपने लगाई, आपने मेहनत की, उसने कितने दिनों वहाँ पे कितने सालों खड़ा रहा, ठीक है? तो ये हम सबको करना चाहिए, इसी को फॉलो करना चाहिए। दिस इज़ माई मैसेज टू एवरीबॉडी। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और आपकी गुफ्तगू से मुझे एक इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल याद आया। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मीठी ज़ुबान वाला होता है उसकी मिर्चें भी बिक जाती हैं, और जो कड़वी ज़ुबान वाला होता है उसका शहद भी नहीं बिकता। तो यकीनी तौर पर जैसा कि आपने कहा कि इंसान का अखलाक बेहतर होना चाहिए, और प्रोग्राम के आगाज़ में आपने सल्यूट भी पेश किया हमारी पाक फोर्सेस को, तो उसी हवाले से एक शेर उनके नाम देन फिर कंक्लूजन की जानिब जाते हैं। शायर कहता है कि जब हुआ दुश्मन से मैदान में सामना, हमने किए 2 वार और वही 2 वार कारी निकले। जो मिट्टी और धूल समझते थे हमें, हम उनकी औकात से भारी निकले। तो बात ये है, वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। हैविंग सेड दैट सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और तमाम तर जो लिसनर्स हैं और जो व्यूअर्स हैं उनके लिए सर एक दफ़ा एड्रेस ज़रा दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्योंकि फिर वो कंसल्टेशन। आसिफ कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, आप गूगल में लिखेंगे तो आपको हमारा जिना एवेन्यू में यासीन प्लाजा है, नियरेस्ट टू सेवर फूड, और ये जिना एवेन्यू वाली साइड पे है। एंड आई होप एवरीबॉडी, बल्कि उनके फ्रेस्को के पास भी कर लें आप, तो एवरीबॉडी यू कैन गूगल इट और इजीली आपको मिल जाए। डेफिनेटली जी। ये सिलसिले का चौथा एपिसोड था जी। इट वाज एन अमेजिंग जर्नी। मैंने बहुत कुछ सीखा आसिफ साहब के साथ स्टूडियो शेयर करके, एंड आई होप दैट जर्नी कंटिन्यूज। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।